हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 11th में बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें बेटा एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए रह गया है। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है और जो आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं कुछ समझ में आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। याद रखना, एक तो मोल और एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये मोल कॉन्सेप्ट में। तो बेटा इसमें 5 लॉ हैं। पहले आप समझें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो बेटा केमिकल रिएक्शन संपन्न होने के लिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि केमिकल रिएक्शन संपन्न होने के लिए जिन नियमों का वो पालन करती हैं, केमिकल रिएक्शन संपन्न होने के लिए जिन नियमों का वो पालन करती हैं उनको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके बेटा 5 लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले ये समझें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोइसियर 1774 में लेवोइसियर ने इस लॉ को प्रपोज दिया था। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप भी नोट करते जाएं। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें। कभी भी बिना कॉपी और पेन के क्लास आप नहीं लेंगे, ये वादा करें, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नोट करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। आप ओरली उसको याद नहीं रख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस साइंटिस्ट ने दिया था उसके बारे में एक लाइन में यहाँ पर नोट करता हूँ। इट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोइसियर in 1774 में ये लॉ उन्होंने दिया था। और इस लॉ में उन्होंने क्या बताया था, इस लॉ में उन्होंने बताया था कि बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास है 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम मेरे पास वाटर है। तो 10 ग्राम शुगर और 10 ग्राम वाटर ये हमारे रिएजेंट हो गए, रिएक्टेंट हो गए। इनको मैंने आपस में मिला दिया तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, यानी बनने वाले जो प्रोडक्ट का मास है वो कितना होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट के इक्वल होना चाहिए, रिएजेंट के इक्वल प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। यही एंटोनी लेवोइसियर ने बताया था 1774 में। तो क्या बताया देखें आप, एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं आपको। मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा A+B एरो C+D, A+B एरो C+D। ये सभी बच्चे जानते हैं, ये बेटा रिएजेंट है और ये बेटा प्रोडक्ट है, सभी बच्चे जानते हैं। उन्होंने ये बताया कि रिएजेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। रिएजेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। केवल इतनी बात बताई थी। तो कैसे देखेंगे आप, देखें इसको मान लेते हैं हम WA प्लस इसको मान लेते हैं WB, यानी W क्या है, यहां पर मास है। अब ये मास किसका है बेटा, ये कोई सॉल्वेंट होगा, B को, यानी सॉल्वेंट को हम A से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट WA का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। WB का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट। अब इनने आपस में मिलकर के क्या बनाया, देखो WC बनाया प्लस WD बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया। तो बेटा हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बेटा ये है कि इसका जो मास है वो इस प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, यानी उसके बराबर होना चाहिए। ये बात बताई थी लेवोइसियर ने। तो क्या बताया था, समझ में आ गया सही बच्चों को, कि जो प्रोडक्ट का मास होता है, रिएजेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। अब देखें आप कुछ और एग्जाम्पल, ये तो मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल बताया था। अब किसी एक रिएक्शन को हम लेते हैं। मेरे पास रिएक्शन है बेटा
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, C+O2 एरो बेटा CO2। अब देखो इसका मास कितना है 12 ग्राम और इसका कितना है, यानी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, 2 ऑक्सीजन होंगे तो कितना होगा 32 होगा। तो प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ हो गया बेटा 32। इधर देखते हैं, इधर कितना है कार्बन का बेटा 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32 होगा। तो 32, इधर भी बेटा टोटल 44 हो रहा है और बेटा इसको प्लस करते हैं तो इधर भी 44 हो रहा है। तो इसका मास इस यानी रिएजेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है या नहीं है, केवल इतनी बात हमें समझनी है। यानी रिएजेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। आप सोचेंगे कि सर इसी में ये काम कर रहा है, ये वाला जो लॉ है इसी में काम कर रहा है, आगे वाली रिएक्शन में नहीं काम कर रहा है। अरे भाई क्यों नहीं करेगा, देखें आप अगला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देखें आप। मेरे पास रिएक्शन है बेटा N2 + 3H2, दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है। N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होती है। तो ये रिएक्शन है, ये कैटालिस्ट Fe कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और मोलिब्डेनम प्रमोटर्स का काम करता है। यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, प्रेशर 200 से बेटा 800 ATM होता है, ATM एटमॉस्फेयर होता है। टेम्परेचर भी लिख दिया है मैंने और प्रेशर भी लिख दिया है और कैटालिस्ट भी लिख दिया है। यहाँ पर आयरन इस रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम करता है, जो मोलिब्डेनम होता है प्रमोटर्स का काम करता है। टेम्परेचर इतना होता है 450 डिग्री सेल्सियस और इतना प्रेशर होता है। क्योंकि इधर वॉल्यूम प्रेशर इतना हाई क्यों है, रीजन क्या है, प्रेशर इतना हाई क्यों है, क्योंकि इधर बेटा वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर वॉल्यूम कम है, इसलिए प्रेशर हाई है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि बेटा मास रिएजेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है या नहीं है, केवल ये देखना है। तो देखो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28, तो 28 + 3 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 1 × 6, टोटल को प्लस कर दो कितना हो गया बेटा 34 हो गया। इधर का मास हो गया 34, इधर का देख लो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा बेटा 28 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इधर कितना हो गया बेटा, इधर भी 34 हो गया। तो दोनों साइड में क्या है, मास यानी रिएजेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ये बात बताई थी किसने, एंटोनी लेवोइसियर ने बताई थी। तो क्या बोला, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस का टोटल जो मास होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में क्या लॉ है, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस का टोटल जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। बात क्लियर हो गई? बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला, एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको कि किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस का टोटल जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। इस तरीके से ये लॉ कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट करना चाहें कर लें, लेकिन पीडीएफ में मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ डाल दिया है आपके लिए, वहाँ से पीडीएफ से आप नोट्स बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे, या तो केवल आप एक्सप्लेन को समझेंगे कि ये कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे आता है बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। चलिए सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट proportion, law of definite proportion. It is proposed by Joseph Proust. It is
प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799 जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन को जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। उन्होंने क्या बताया था, पहले मेरी बात को अच्छे से समझें। उन्होंने क्या बताया था, जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में ये बात बताई थी कि किसी भी कंपाउंड में उनके कंपोनेंट एटम, किसी भी कंपाउंड में उनके कंपोनेंट एटम या एलिमेंट का जो मास होता है वो डेफिनेट होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड में उनके कंपोनेंट एटम या एलिमेंट का जो मास होता है उनका जो रेशियो होता है, एलिमेंट का रेशियो बोलें या कंपोनेंट एटम का बेटा रेशियो बोलें, कंपोनेंट एटम का रेशियो या एलिमेंट के मास का रेशियो जो होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। अब इसी में एक बात और बता देता हूं मैं कि उनको चाहे किसी भी मेथड से बनाया गया हो, उन कंपाउंड को किसी भी मेथड से बनाया गया हो, जैसे मेरे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी भी मेथड से हम बनाएं, लेकिन उनके एलिमेंट का जो मास रेशियो होता है वो डेफिनेट होता है। वाटर है, वाटर को हम किसी भी मेथड से तैयार करें, बनेगा तो भैया पानी बनेगा, ये तो नहीं है कि पानी की जगह और कुछ बन जाए। तो जब वाटर बनेगा तो वाटर में बेटा हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, मास रेशियो होगा, वो डेफिनेट होगा। उन्होंने ये बात बताई थी। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो बेटा मास रेशियो है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो मास रेशियो है वो देखते हैं आप। चलिए, हाइड्रोजन बेटा रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 ही है बेटा, तो कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1:8। तो वाटर को हम किसी भी मेथड से तैयार करें, मेरी बात को अच्छे से समझें, वाटर हम चाहे किसी भी मेथड से तैयार करें, लेकिन उसमें एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा वो 1:8 में ही होगा, 1:8 में ही होगा, चाहे किसी भी मेथड से वाटर को हम तैयार कर लें। समझिए आप बात को, हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, कहने का मतलब ये है। तो मास रेशियो इसका क्या होगा, 1:8 के रेशियो में ही ये एलिमेंट होंगे। सेकंड एग्जाम्पल बेटा, CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो, सेकंड एग्जाम्पल में CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन का बेटा मास रेशियो, ऑक्सीजन का मास रेशियो, ऑक्सीजन का मास रेशियो देखें आप, क्या देखने के लिए मिलेगा, C/O, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12 और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, 12 और 16, तो ये कितना हो गया 6/, सॉरी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 2 है बेटा, ऑक्सीजन 2 है तो ये हो गया 32, ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो गया, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 6/16। अब 6/16 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3/8। अब CO2 जो गैस है, मेरी बात को समझें, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम किसी भी मेथड से तैयार कर लें,
CO2 गैस को किसी भी बेटा मेथड से उसको हम तैयार कर लें, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 3:8 रेशियो में ही प्रेजेंट होंगे, 3:8 रेशियो में ही प्रेजेंट होंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो 2 लॉ मैंने आपको अभी बता दिए, चलिए नोट कर लें इसको। तो बेटा थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इस लॉ को दिया था बेटा, मैंने लिखा हुआ है, इट इज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। 1803 में डाल्टन ने इस लॉ को दिया था। उन्होंने क्या बताया था इस लॉ में? उन्होंने इस लॉ में ये बताया था कि जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके, कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट हो करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब कोई दो तत्व आपस में रिएक्ट हो करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित मास से, तो एक तत्व के या एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से, एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से दूसरे तत्व के डिफरेंट मास से सहयोग करती है। दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से सहयोग करती है जो आपस में एक सिंपल रेशियो में होते हैं, जो आपस में एक सिंपल रेशियो में होते हैं। ये बताया था डाल्टन ने। मतलब क्या हुआ? फिर एक बार लॉ को कंसंट्रेट होके फिर सुने आप, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली नहीं होती हैं, ओरली याद हो जाती हैं, लिख के रट्टा नहीं लगाना। एक बार माइंड में सेट हो जाए बस काम फिनिश। एक बार माइंड में सेट करना है आपको। तो क्या बोला कि जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके, जब कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट हो करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से, तो एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से सहयोग करती है, दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से सहयोग करती है, तो उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, तो उनमें एक सिंपल रेशियो होता है। देखें आप कैसे सिंपल रेशियो होता है, उनमें एक सिंपल रेशियो कैसे होता है वो देखें आप। माइक थोड़ा दूर रखा था इसलिए आवाज थोड़ी बेटा दब के आ सकती है यहाँ पर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, फिर एक बार रिपीट कर दूंगा क्योंकि आवाज थोड़ी कम हो गई होगी। एक बार लॉ को फिर रिपीट कर दूंगा मैं आपको। चलिए, तो सिंपल रेशियो होता है दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट मास के साथ में एक सिंपल रेशियो होता है। वो कैसे होता है उसको आप देखें। तो बेटा एग्जाम्पल है मेरे पास, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो 2 कंपाउंड बना रहा है। कौन कौन से 2 कंपाउंड बना रहा है? एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है बेटा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। गैस दोनों ही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। अब दूसरा जो एलिमेंट है वो डिफरेंट टाइप के हैं। देखें डिफरेंट मास है इनके, यहाँ पर इसका मास है 16, यहाँ पर इसका मास है 32। बोलो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, 2 का कितना हो गया? 32 हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए देखते हैं कि इनमें एक सिंपल रेशियो कैसे होता है। ऑक्सीजन रेशियो, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है बेटा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1:2। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो मैंने लिख दिया 1:2। इसके बाद इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? 16 होगा, और इसका कितना होगा? 32 होगा, इसका होगा 32। तो इस रेशियो में होंगे, इनमें एक सिंपल रेशियो होता है। जो डिफरेंट मास वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें एक सिंपल रेशियो होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप,
इसी टाइप से इनमें देखें, इसमें भी एक ऐसा ही होगा एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है सल्फर बेटा फ्लोरीन के साथ, सल्फर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो 3 टाइप के कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट है बेटा SF2, सेकंड है SF3 और थर्ड है बेटा SF4, थर्ड है SF6। 3 टाइप के कंपाउंड बनाता है, SF2, SF4, SF6। अब इनमें हमें यह देखना है जो डिफरेंट मास वाले जो एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का यहां पर अलग मास है, यहां पर अलग मास है, यहां पर अलग मास है, बोलो है कि नहीं है? फ्लोरीन का डिफरेंट मास है, तो इन फ्लोरीन में क्या सिंपल रेशियो है या नहीं है, केवल ये देखना है। इनमें सिंपल रेशियो है या नहीं है, केवल ये देखना है। तो फ्लोरीन कितने हैं मेरे पास? 3 हैं, तो 3 टाइम्स मैंने फ्लोरीन को लिख लिया इस टाइप से। अब यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं बेटा? 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख लिया। यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, तो 4 लिख लिया। यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं, तो 6 लिख लिया। अब ये एक सिंपल रेशियो में है, ध्यान दें आप, तो 1:2:3 एक सिंपल रेशियो में आपको नजर आएंगे, एक सिंपल रेशियो में आपको नजर आएंगे। बोलो क्लियर हो गया? एक बार बीच में लॉ को फिर रिपीट किए देता हूं, क्योंकि माइक थोड़ा दूर हो गया था मुझसे, तो आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई होगी। उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल में यह बताया गया है बेटा कि जब कोई 2 तत्व आपस में रिएक्ट होते हैं, जब कोई 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट होकर के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से, एक एलिमेंट के, जैसे इसमें एक मैंने बोला यहां पर एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से, तो इस एलिमेंट का जो ये कार्बन एलिमेंट है, इसमें सल्फर एलिमेंट है, इसमें सल्फर, इसमें कार्बन, इन दोनों का एक डेफिनेट मास है। यहां पर इसका मास है 12, यहां पर इसका मास है 32। डिफरेंट मास किसका है? ऑक्सीजन का है। यहां पर डिफरेंट मास किसका है? फ्लोरीन का है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि जब कोई 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट होकर के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से सहयोग करती है, तो उनमें एक बेटा सिंपल रेशियो होता है। ये इस लॉ में बताया गया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। चलिए और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मेरे पास एग्जांपल है बेटा S+O। थर्ड एग्जांपल है सल्फर ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट होता है, थ्री टाइप के ये भी कंपाउंड बनाता है, SO बनाता है, SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। देखो SO बनाता है, SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। तो इसमें सल्फर का तो बेटा डेफिनेट मास है, सल्फर के डेफिनेट मास के साथ में ऑक्सीजन के डिफरेंट मास के साथ सहयोग करती है, तो ऑक्सीजन का यहां पर एक सिंपल रेशियो देखने के लिए मिलता है। यह बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ एग्जाम्पल देखें आप, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है। फोर्थ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है, तो 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है। H2O बनाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के, और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, H2O2 बनाता है, H2O2 बनाता है। तो डिफरेंट मास इसमें किसका होगा बेटा? ऑक्सीजन का। तो यहां पर हमने लिख लिया O रेशियो O, मतलब ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन। यहां पर बेटा ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर 1 रेशियो, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो एक सिंपल रेशियो में होता है। डिफरेंट मास वाले जो एलिमेंट होता है,
डिफरेंट मास वाला जो एलिमेंट होता है उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, सिंपल रेशियो होता है। यहां पर भी देख सकते हैं आप, सल्फर का बेटा यहाँ डेफिनिट मास है, डेफिनिट मास है। इसमें भी बेटा कार्बन का डेफिनिट मास है, इसको हम कह सकते हैं डेफिनिट मास है। और इनके बेटा ऑक्सीजन के डिफरेंट मास है। यहाँ पर भी बेटा सल्फर का एक डेफिनिट मास है यानी 32 है, इसका भी डेफिनिट मास है। और फ्लोरीन का यहाँ पर डिफरेंट मास है। इसमें हाइड्रोजन का डेफिनिट मास है लेकिन ऑक्सीजन का डिफरेंट टाइप का मास है। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो इस टाइप से यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है। तो एक ये सिंपल रेशियो में है। तो चलिए इसको नोट कर लें आप। क्लियर हो चुके हैं आपके 3 नियम्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए 5th एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, एक टेबल बना के, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसी लॉ का। एग्जाम्पल नंबर बेटा 5, थोड़े टेबल सी बना देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ लिखना है आपको बेटा कंपाउंड। बहुत अच्छी बात देखने के लिए अभी मिलेगी इसमें। कंपाउंड्स नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, इसमें लिख देता हूं मैं सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। यहाँ पर ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन, इतने कॉलम मैंने बना दिए। इसमें देखेंगे अब आप, इतने कॉलम मैंने बना दिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से कंपाउंड बनाता है उनको देखें आप। एक N2O बनाएगा बेटा, N2O3 बनाएगा, N2O4 बनाएगा और N2O5 बनाएगा, N2O5 बनाएगा। यहां पर देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, 28:16, यहाँ पर 28:48, यहाँ पर 28:16 चौक 64 64 और यहाँ पर 28:16 पंजे 80 यानी 80। सिंपल रेशियो निकाल लें इसका। अब नाइट्रोजन का तो एक बेटा डेफिनिट मास है लेकिन ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है। नाइट्रोजन का एक डेफिनिट मास है, ऑक्सीजन के डिफरेंट मास के साथ सहयोग करती है। कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डिफरेंट मास वाले ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है। तो सिंपल रेशियो इनमें देखें आप क्या क्या होगा। सिंपल रेशियो हो गया ना, है बेटा? चलिए सिंपल रेशियो देखते हैं। तो ये होगा 14:8, ये होगा बेटा 14:24, ये होगा बेटा 14:32, ये होगा 14:40, 14:40। अब ऑक्सीजन का रेशियो देखें आप, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1, तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा? N2O, N2O3, N2O, N2O3 है, बताएं। चलिए इसको बेटा हम लिख सकते हैं, मैं बता दूं आपको इस चीज को। यहां पर इसको ऐसे लिख लें, N2O2 और NO, N2O2 सॉरी नीचे वाले को। ये तो हो गया बेटा
चलो इसी को रहने दो N2O, नीचे हम सेट किए देते हैं N2O2 4 हो गई है, 5 करने हैं और इसको लिख सकते हैं बेटा NO। तो इसमें तो ऑक्सीजन बेटा 1 है, इसमें ऑक्सीजन, इसका सिंपल रेशियो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14:16, 14:16। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है बेटा, इसमें ऑक्सीजन देखो 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2। यहाँ पर इसका सिंपल रेशियो लिख देते हैं, सिंपल रेशियो 3, 4 और ये 5। इसको सही कर लेना आप, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको भी आप सही कर लें। क्या लिखते हैं 40:8, 40:8। चलिए अब क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिला, टेबल में आप ध्यान दें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका एक डेफिनिट मास है, नाइट्रोजन जिसका एक डेफिनिट मास है, वो डिफरेंट मास वाले ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है। नाइट्रोजन जिसका एक डेफिनिट मास है, वो डिफरेंट मास वाले ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन में एक सिंपल रेशियो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन में एक सिंपल रेशियो देखने के लिए मिलता है। तो ऑक्सीजन में बेटा सिंपल रेशियो क्या है, देखें आप, ऑक्सीजन में जो सिंपल रेशियो है 5 ऑक्सीजन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर O रेशियो O 5 टाइम्स लिख देते हैं हम यहाँ पर 5 टाइम्स। देखिए 1:2:3:4:5 एक ऑक्सीजन में सिंपल रेशियो देखने के लिए मिलता है। चलिए 5 एग्जाम्पल इसके हो गए हैं बेटा। लॉ नंबर 4 लॉ है गैलुसैक लॉ बेटा। लॉ नंबर 4 गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये हेडिंग है लॉ नंबर 5। इस लॉ में क्या बताया गया, गैलुसैक ने इस लॉ को बेटा दिया था इन 1808 में इस लॉ को इन्होंने दिया था गैलुसैक ने। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि अभिक्रिया में यदि भाग लेने वाले, क्या बताया उन्होंने, किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएजेंट यदि गैस हों, किसी भी रिएक्शंस में भाग लेने वाले रिएजेंट्स यदि गैस हों, तो उनके वॉल्यूम में बेटा एक सिंपल रेशियो होता है। तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएजेंट यदि गैस हों, किसी भी रिएक्शंस में भाग लेने वाले रिएजेंट यदि गैस हों, रिएजेंट यदि गैस हों, हाँ तो समझे, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या इसमें क्या बताया गया है, इस लॉ में यह बताया गया है किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएजेंट, किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएजेंट यदि बेटा गैस हों, तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि रिएजेंट तो गैस हैं, यदि बेटा बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस हो, तो उनमें भी एक सिंपल रेशियो देखने के लिए मिलता है। तो देखें आप एग्जाम्पल,
मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होती है, बना लेती है 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वॉल्यूम रेशियो देखें आप, वॉल्यूम रेशियो क्या है इनमें, वॉल्यूम रेशियो क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है 1, इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 2 हो गया। तो इनमें वॉल्यूम रेशियो क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, उधर भी गैस है, तो इनमें एक सिंपल रेशियो देखने के लिए मिलता है, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो क्या होगा, यहाँ पर देखें आप 1:1:2, एक सिंपल रेशियो। तो इस लॉ में यही बताया गया था कि किसी भी रिएक्शन में यदि भाग लेने वाले रिएजेंट भी गैस हों तो उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। अगर बनने वाला प्रोडक्ट बेटा गैस हो तो उनके वॉल्यूम में भी एक सिंपल रेशियो होता है। केवल दो बातें याद रखनी है, रिएजेंट गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। तो देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम 1 मैंने क्यों माना, क्योंकि आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है इसलिए वॉल्यूम 1 माना है। इसमें अभी आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा है, वॉल्यूम 1 माना है। इसमें आगे कोएफिशिएंट लगा हुआ है 2, तो इसका वॉल्यूम मैंने माना है 2। ऐसे वॉल्यूम पता कर सकते हैं आप, जितनी भी आगे नंबर लिखा हुआ होता है उसका उतना ही वॉल्यूम होता है, केवल इतनी बात याद रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर बेटा 2, रिएक्शन है N2 + 3H2 रिवर्स विल 2NH3। देखें वॉल्यूम, वॉल्यूम रेशियो देखें, वॉल्यूम रेशियो इसका 1 है बेटा, इसका 3 है, इसका कितना है 2 है। ये भी एक सिंपल रेशियो में है। तो क्या सिंपल रेशियो में देखें आप, रेशियो इनका क्या है 1:3:2। इसको सेट करके लिख लें आप, तो 1:2:3 एक सिंपल रेशियो में होंगे, क्योंकि ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, अमोनिया भी एक गैस होती है। तो रिएजेंट भी गैस है यहाँ पर, और बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी गैस है, तो इनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। तो ये लॉ यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। चलिए एक लॉ और देखते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, लॉ नंबर 5, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। पहले एक लाइन लिख लें, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, दिस लॉ वाज proposed by, this law proposed by Avogadros in 1811, एवोगैड्रोस ने ये लॉ दिया था। एवोगैड्रोस ने क्या बताया था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एवोगैड्रोस ने बताया था। तो क्या होगा उनके नियम के अनुसार, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल n, और यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे बेटा तो यहाँ पर K आ जाएगा कांस्टेंट, तो V = K और n, K × n। अब इसको और ड्राइव करते हैं आगे, B/n = होगा बेटा K, यही उनका लॉ है। अब 2 फेजेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2 फेजेस के लिए फॉर्मूला होगा बेटा, 2 फेजेस के लिए फॉर्मूला होगा B1/n1 = B2/n2, B1/n1 = B2/n2। वॉल्यूम ऑफ B2 है या B है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, और n है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब सभी बच्चे जानते हैं कि n1 = होता है, n1 = W1/m1, W1/m1, और n2 = क्या होगा, n2 = होता है, n2 = W2/m2,
m2 और ड्राइव करते हैं आगे। तो बेटा n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, हमें फॉर्मूला मिलेगा b1 m1 अपॉन w1 इक्वल टू v2 m2 अपॉन w2। ये फॉर्मूला हमें और मिलेगा। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक यू। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑटोमेटिकली आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा न्यू वीडियोस का। तो ये बेटा बहुत ज़रूरी है कि चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियोस आती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सकता है और लाइव क्लास लेने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा।